हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ 2। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम बात करते हैं हमारे लेसन की। हमने आपको पिछली क्लास में लेसन नंबर 1 पढ़ा दिया था और उसमें आपको क्या बताया था। उसमें आपको हमने स्थिर भौतिकी के बारे में बताया था और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उत्पन्न होता है आवेश और कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उनके अंदर आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, ये सब आपको पिछली क्लास में हमने बताया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ब्रीफ रिवीजन। तो देखिए, आपको बताया था हमने स्थिर भौतिकी क्या होती है। स्थिर भौतिकी में बताया था कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिनके अंतर्गत ऐसे वस्तुओं का या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जो आवेशित होती है, जिन पर स्थिर आवेश उपस्थित होता है, वो शाखा कहलाती है हमारी स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी। इसके बाद में एक आवेश पॉइंट आया था, तो आवेश के बारे में बताया था आपको। आवेश किस तरीके से उत्पन्न होता है, दो वस्तुओं का यदि रगड़ते हैं तो उत्पन्न होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका बताया था चालन के द्वारा उत्पन्न होता है और तीसरा तरीका बताया था प्रेरण के द्वारा उत्पन्न होता है आवेश, ठीक है। तो उसमें बताया था जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश। आपको आवेश की मात्रा निकालनी भी बताई थी, ठीक है। उसमें बताया था जो आवेश की मात्रा होती है, आवेश की मात्रा किस सूत्र से निकालते हैं। ये सूत्र बताया था आपको Q = NE। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो E है इसको आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कहते हैं और वास्तव में इसको बोलते हैं मूल आवेश। इसका नाम है मूल आवेश, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इसका नाम होता है मूल आवेश, ठीक है। और इसकी वैल्यू बताई थी आपको ±1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। आवेश की मात्रा निकालने आपको बता दी थी। आवेश उत्पन्न करने की विधि आपको बताई थी। सबसे पहली विधि थी घर्षण के द्वारा। यदि हम दो वस्तुओं को या दो धातुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, उन पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। और जिस पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। और जिस वस्तु से जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। दूसरी विधि थी चालन। चालन में क्या था, चालन में यदि हम कोई आवेशित वस्तु किसी दूसरी अनावेशित वस्तु यानी उदासीन वस्तु के पास ले जाते हैं तो आवेशित वस्तु पर जो चार्ज है अनावेशित वस्तु यानी उदासीन वस्तु पर भी वही चार्ज उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई छड़ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यदि इसे दूसरी छड़ के पास ले जाते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये कैसी है, उदासीन। यदि हम इसके पास इसे ले जा करके आपस में टच करा देते हैं तो इससे क्या होता है, इस वाली वस्तु पर भी, इस वाली छड़ पर भी वही आवेश आ जाता है, वैसा ही आवेश आ जाता है जैसा इस पर है। तो इस विधि को बोलते हैं चालन, ठीक है, इसका नाम है चालन। और तीसरी विधि बताई थी प्रेरण। प्रेरण में क्या था, यदि हम कोई किसी वस्तु को जिस पर आवेश है, मान लिया इस पर पॉजिटिव आवेश है, इसके पास ले जाते हैं, इसे टच नहीं कराते, इसके पास ले जाते हैं तो इस वस्तु पर क्या होगा, इस आवेश का विपरीत आवेश आ जाएगा। जिस पर पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं हम प्रेरण। जब हम इसके पास ले जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेरण। इसके बाद आता है आवेश का क्वांटीकरण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, जितनी भी वस्तुएं उपस्थित होती है, आवेशित वस्तुएं, जितनी भी आवेशित वस्तुएं उपस्थित है उन पर जितना भी आवेश होता है वो हमेशा एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और मूल आवेश आपको अभी बताया है आवेश का क्वांटीकरण, टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। देखिए, आवेश के क्वांटीकरण में क्या होता है, जितनी भी वस्तुएं हैं जिस पर आवेश है वो आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह है इसकी परिभाषा, ठीक है। प्रत्येक वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। और उस आवेश की मात्रा क्या होती है, ये आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, Q =
प्लस माइनस एन ई। और मूल आवेश क्या है? ई। ई क्या है? मूल आवेश। तो यदि किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा तो इसका यानी मूल आवेश का क्या होगा? हमेशा पूर्ण गुणज होगा। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कूलॉम का नियम। इम्पोर्टेंट है कूलॉम का नियम। अगला टॉपिक है, पूरा बड़ा डेरिवेशन है, इसे शुरू से कर लेते हैं। तो देखिए ये है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम में यह बताया गया है, यदि कोई दो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश का मतलब एक ये है बिंदु, दूसरा ये है बिंदु आवेश। इस पर हमने चार्ज मान लिया Q1 है और इस पर चार्ज मान लिया कितना है? Q2 है। और इनके जो बीच की दूरी है वो हमने अपने पास से मान ली कितनी है? स्मॉल r। इनके बीच की दूरी कितनी मान ली भाई? स्मॉल r है। ठीक है। तो आवेश है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। इनके बीच में जो बल कार्य करता है उसे ज्ञात करने के लिए जो नियम यूज किया जाता है उसे बोलते हैं कूलॉम का नियम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आवेश है उनके बीच में जो बल कार्य करता है उस बल को बोलते हैं हम वैद्युत बल। तो जो वैद्युत बल है इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये जो वैद्युत बल होता है ये इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। Q1 गुना Q2, ये क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और जो ये बल है इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वैद्युत बल फोर्स F, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। इनके बीच की दूरी कितनी है? r, और उसका क्या है? वर्ग। उसके व्युत्क्रमानुपाती ये फोर्स होता है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है। तो कूलॉम के नियम क्या है? इस नियम के अनुसार, डेफिनेशन लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अभी जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो देखिए क्यों? क्योंकि ये भी F की वैल्यू है, ये भी F के अनुक्रमानुपाती है, ये भी F के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए F अनुक्रमानुपाती क्या था? Q1 Q2 के गुणनफल की, और व्युत्क्रमानुपाती किसके था? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। दोनों इक्वेशन एक साथ इकट्ठा हो गई। अब क्या करेंगे? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है कांस्टेंट K। तो क्या आ गया हमारा फॉर्मूला आ गया F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की एक फिक्स वैल्यू होती, तो ध्यान रखना है K क्या है? K है नियतांक। K क्या है भाई? नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसका वैल्यू होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। क्या होती है वैल्यू? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और इक्वल्स ये जो इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन K की, इस पूरी वैल्यू का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है। तो यानी हम K की जगह पर ये भी रख सकते हैं और K की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला है हमारा ये F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये आ गया। और इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है। अब इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल्स 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। एक फॉर्मूला ये बन गया। मात्रा क्या होगा इसका भी? न्यूटन होगा।
इसमें कोई प्रॉब्लम। देखिए एक बार फिर से डेरिवेशन, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की यदि परिभाषा लिखनी है तो लिख लीजिए। कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये रहा, दूसरा बिंदु, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच में कार्य करने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया तो एफ अनुक्रमानुपाती क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसे हटाने के लिए कांस्टेंट आता है K। ये क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू दे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स होता है 9 × 10⁻9 के। ठीक है, तो यानी K की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और K की जगह पर 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं। तो इससे दो फॉर्मूले बन गए। अब ये देखिए क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब यदि ये जो दो आवेश है यदि किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखे हो, पैरावैद्युत माध्यम मतलब जैसे कांच में रखे हो, कांच के किसी बॉक्स में, या केरोसिन तेल में रखे हो, या कागज़ के बॉक्स में रखे हो, या मोम के अंदर रखे हो, तो क्या होगा, तो क्या होता है आपको ध्यान रखना है। जो फोर्स है, फोर्स हमेशा घटता है। यदि किसी पैरावैद्युत माध्यम के अंदर ये दो बिंदु आवेश रखे होंगे तो क्या होगा, फोर्स हमेशा इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, कम होगा। तो आप नोट लिख लीजिए। नोट है, यदि बिंदु आवेश किसी पैरावैद्युत माध्यम में रखे हैं तो देखिए बल कितना होगा इनके बीच लगने वाला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और ये माध्यम है पैरावैद्युत माध्यम जो है उसका पैरावैद्युतांक जितना भी है उससे क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे मान लिया हमने इक्वेशन 4। ठीक है, इसे मान लिया इक्वेशन 4 है। तो जो इक्वेशन है इसे मान लिया इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये भी F की वैल्यू है, ये भी F की वैल्यू है, दोनों क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ पर लेंगे कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 3rd एंड 4th। समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करेंगे, दोनों F की वैल्यू है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आमने सामने रख देंगे, या इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंपेयरिंग ना करके आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो K इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये जो K इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है ये उस पैरावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट नोट है। नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1। तो ये एक हमारा नया फॉर्मूला है। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो एप्सिलॉन नॉट और इंटू के है, ये जो एप्सिलॉन नॉट और इंटू के है ये बराबर होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है माध्यम, पैरावैद्युत जो माध्यम है, पैरावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या है, ये है पैरावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। ये फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट। ये क्या है, पैरावैद्युत माध्यम की माध्यम से वैद्युतशीलता, तो क्या निर्वात की वैद्युतशीलता के बीच संबंध। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए इसका हम मान निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है, इसका मान कितना होता है और इसकी विमा क्या होती है। देखिए इसके यदि हमें मात्रक निकालना है तो इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। वैद्युत बल का क्या होता है, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
जिसका भी हमें मात्रक निकालना होता है उसे हम एक साइड कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन का मात्रक निकालना है, इसे इधर पहुँचा देंगे और एफ कहाँ है, एफ को हम इधर पहुँचा देंगे बेस में। तो देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मात्रक इक्वल्स होगा 1/4 पाई इंटू एफ। अब ये इसकी जगह पर चला गया इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और इंटू में क्या है, आवेश, इसका मात्रक भी क्या होगा, कूलाम। और बेस में क्या है, बल, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और इंटू ये क्या है, दूरी, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ मात्रक, हुआ कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया हमारा एप्सिलॉन का मात्रक। इसके बाद है मान, ये था हमारा मात्रक। इसके बाद आता है मान। इसका मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन की जो वैल्यू है कितनी होती है, 9 × 10⁹ यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे भी क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे। तो इसे इधर पहुंचा देंगे और ये बेस में चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी एप्सिलॉन का मान इक्वल्स 1/4 पाई और ये बेस में चला गया इंटू 9 × 10⁹ ठीक है। अब इसका हम वैल्यू खोल देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो देखिए 1/4 इंटू 22/7 गुणा 9 × 10⁹ जो 7 है ऊपर चला जाएगा। तो कितना होगा, एप्सिलॉन का मान इक्वल्स होगा 7 ऊपर 4 इंटू 22 9 इंटू 10⁻, कितना होगा 9 इंटू 10⁻, कितना होगा 9। अब क्या करेंगे हम, इसमें इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे इन सब की मल्टीप्लाई करके फिर कितना होगा 88 × 9 × 10⁹ इसकी इसमें गुणा कर देंगे भाई, पर 7 ऐसा ही 8 9 72 हासिल 7 8 9 72 और 7 कितने हो गए भाई, गुणा 10⁻, कितना होगा 9। अब हम क्या करेंगे, 1000 का कंजुगेट लगा देंगे। 1000 का क्या कर दे, कंजुगेट लगा दिया। ऊपर भी 1000 से गुणा और नीचे भी 1000 से गुणा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 7000 और नीचे हो जाएगा 792 इंटू 10⁻9 तो पहले से ही थी और 3 ये हो जाएगी, 9 और 3 कितनी होगी 12। ठीक है, अब इससे से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 और नीचे पावर रह जाएगी 10⁻12। पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा 8.85 गुणा 10⁻−12। मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा मात्रक। तो इसका मान भी निकल गया। ठीक है, इसका क्या है भाई, मान भी निकल गया। अब इसके बाद आती है बीमा। बीमा किस तरीके से निकल लेंगे, इसके बाद आती है बीमा। यदि हमें एप्सिलॉन की बीमा निकालनी है, एप्सिलॉन की बीमा, तो क्या करेंगे हम, इस सूत्र का यूज करेंगे 1/4 पाई इंटू एफ और इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की बीमा। तो देखिए क्या होगा 1/4 पाई इंटू एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी। ये एक संख्या है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। बल है, बल की बीमा आपको पता होगा, 11th क्लास में पढ़ी होगी, क्या होती है mL/t-2। ये क्या है, आवेश की बीमा क्या होती है AT। ये भी आवेश है, इसकी बीमा क्या होगी AT।
ये क्या है, दूरी, दूरी की बीमा क्या होगी L, दूरी 2 बार है तो कितना होगा L2। ठीक है, अभी जो नीचे वाली वैल्यू ने ऊपर ले जाएंगे, m प्लस का है, ऊपर जा कर के कैसा हो जाएगा माइनस m-1, L कितना है नीचे 1 और 2 3, ऊपर जा कर के माइनस का। ठीक है, t और t कितना हो जाएगा T2, और ये नीचे माइनस का ऊपर जा कर के प्लस का, तो T2 पहले से ही है ऊपर, 2 हो जाएंगे कितना हो जाएगा 4, T4 और कितना होगा A और A कितना होगा A2। तो बीमा होगी इसकी M-L-1 L-3 T4A2। ठीक है, और बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसका हमने मात्रक देखा, इसका हमने मान देखा और इसकी हमने बीमा देखी। इसके बाद हमारा आता है आवेश का वितरण। आवेश का वितरण क्या होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश का एक समान रूप से, किसी भी वस्तु पर आवेश का एक समान रूप से वितरित होना यानी फैलना, उस घटना को बोलते हैं आवेश का वितरण। ठीक है, ये हम अगले टॉपिक, ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।